नमस्कार दोस्तों। अब जंग के तौर तरीके बदल गए हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होती हैं। मतलब दो देशों की सेनाओं के बीच पारंपरिक तरीके से आमने सामने की जंग अब नहीं हुआ करती हैं। लेकिन जब पारंपरिक जंग का दौर था, उस वक्त के भारतीय सैनिकों और खासकर पहाड़ के सैनिकों की ऐसी ऐसी शौर्य गाथाएं हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की दास्तान है, जो कि सन 62 की लड़ाई में चीन की ताकतवर सेना के खिलाफ 3 दिन तक अकेले लड़ते रहे। यही नहीं, उस दौरान उन्होंने चीन के 300 से ज्यादा सिपाहियों को अकेले ढेर कर दिया था और भारत के एक हिस्से पर चीन का कब्जा होने से बचा लिया। बाद में उनके पराक्रम के आगे हिंदुस्तान का दुश्मन चीन भी नतमस्तक हुआ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को भारतीय सेना आज भी शहीद नहीं मानती। उन्हें आज भी एक जिंदा सैन्य अधिकारी की तरह ट्रीट किया जाता है। मंदिर बना के उन्हें पूजा जाता है। सैनिकों के बीच उन्हें प्यार से बाबा कहकर पुकारा जाता है। दुनिया में किसी सिपाही के सैन्य पराक्रम और उसके सम्मान की अपनी तरह की ये एक अनूठी और बेहद रोमांचक दास्तान है, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की तस्वीर है, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखौल ब्लॉक में बाड़ियों गांव के रहने वाले थे। जसवंत सिंह रावत 1962 की जंग के सबसे बड़े हीरो थे, जो आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में नूरा रंग की जंग में ताकतवर चीनी सेना के साथ अकेले भिड़ गए और चीन के करीब 300 सैनिकों को खत्म करके आखिर में इन्होंने जान दे दी। लेकिन हम उन्हें शहीद नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने भी जसवंत सिंह रावत को मृतक नहीं माना है। अरुणाचल प्रदेश में उसी जगह पर जसवंत सिंह रावत का मंदिर बना है, जहां पर उन्होंने चीनियों के खिलाफ अपने दम पर भयानक जंग छेड़ी थी। उस जगह का नाम ही रखा गया है जसवंतगढ़। इस मंदिर में जसवंत सिंह की इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें अब तक रखी गई हैं। भारतीय सेना के जवान उन्हें बाबा कहकर बुलाते हैं। जसवंत सिंह रावत को रोजाना तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। आप चौंक सकते हैं कि यह सब उस फौजी के लिए किया जाता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। जसवंत सिंह रावत के पराक्रम का इतना सम्मान है कि अरुणाचल प्रदेश में उस रास्ते से गुजरने वाले, चाहे वो जनरल हों या जवान हों, उनकी प्रतिमा के आगे शीश नवाना नहीं भूलते। अब भी जसवंत सिंह रावत के नाम से पहले स्वर्गीय या शहीद नहीं लिखा जाता। वो भारतीय सेना के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलते रहे। 21 साल की उम्र में जब उन्होंने प्राण त्यागे, तब वो राइफल मैन थे। मरणोपरांत वो कैप्टन बने और फिर मेजर जनरल के पद पर पहुंच गए। और तो और जसवंत सिंह रावत को उनकी मौत के बाद भी प्रॉपर छुट्टियां दी जाती हैं। उनके परिवार वाले जब जरूरत होती है, उनकी तरफ से छुट्टी की अर्जी देते हैं। जब सेना से छुट्टी मंजूर हो जाती है, तो सेना के जवान बैंड के साथ उनके फोटो को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उनके पुश्तैनी गांव ले जाते हैं, जहां पूरा गांव उनका स्वागत करता है। जब बाबा जसवंत सिंह रावत की छुट्टी समाप्त हो जाती है, तो इस चित्र को ससम्मान वापस उसके असली स्थान पर ले जाया जाता है। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि जिस फौजी को शहादत के बाद भी इतना मान सम्मान मिलता है, जिसे पूजा जाता है, जिसके आगे बड़े बड़े फौजी जनरलों के सर
श्रद्धा से झुक जाते हैं। उन जसवंत सिंह रावत के शौर्य की वो कहानी क्या है? आपको बता दूं कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन के सिपाही थे। वो 1960 में मात्र 19 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए थे। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, उस वक्त जसवंत सिंह रावत तत्कालीन नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात थे। तब उनकी उम्र महज 21 साल की थी। ये नवंबर 1962 की बात है, जब भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए थे। जसवंत सिंह रावत तवांग के नूरारंग में सेला टॉप के पास की सड़क के मोड़ पर अपनी लाइट मशीन गन के साथ तैनात थे। चीन की फौज ने उनकी चौकी पर बार बार हमले किए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया। जसवंत सिंह रावत और उनके 2 अन्य गढ़वाली साथी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई ने एक बंकर से कहर बरपा रही चीन की मीडियम मशीन गन को शांत करने का फैसला किया। बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने उसके अंदर ग्रेनेड फेंका और बाहर निकल रहे चीनी सैनिकों पर संगीनों से हमला बोल दिया। चीनी मीडियम मशीन को खींचते हुए वो भारतीय चौकी पर ले आए और फिर उन्होंने चीन की ही मशीन गन का मुंह चीनियों की ही तरफ मोड़ दिया और उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन इस बीच लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह नहीं लौटे। यह उस समय हुक्म की नाफरमानी जरूर थी, लेकिन जसवंत सिंह ने अकेले मोर्चे पर डटे रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने ताकतवर चीनी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। कहा जाता है कि उस समय सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 जगहों पर मशीन गन और टैंक रख दिए। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया, ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहें कि भारतीय सेना वहां बड़ी संख्या में मौजूद है और तीनों स्थानों से वो हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगहों पर जाकर चीनियों पर हमला करते रहे। इससे बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। इनके प्रहार से करीब 300 चीनी सैनिकों के मारे जाने का जिक्र आता है। जसवंत सिंह पूरे 72 घंटे तक अकेले डटे रहे। 72 घंटे यानी 3 दिनों तक वो चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी राशन की सप्लाई करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी कि वहां कोई बटालियन नहीं बल्कि एक अकेला सिपाही लड़ रहा है। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह रावत को घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में जसवंत सिंह की मददगार सेला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। अब जसवंत सिंह को यह एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। तो 3 दिन तक चीनी सेना को झांसा देने वाले, उसे नाकों चने चबवाने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत मरते दम तक चीनी सेना के हाथ नहीं आए। जसवंत सिंह रावत ने जो पराक्रम दिखाया, उससे चीन के सैन्य अधिकारी बेहद आग बबूला थे। कहा जाता है कि चीनी कमांडर उस भारतीय सिपाही के उस दुस्साहस से इतना क्रोधित था कि उसने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को अपने साथ चीन ले गया। लेकिन वो जसवंत सिंह के इस अनूठे शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जसवंत सिंह की वो बहादुरी आज भी प्रेरणा देती है, सुनकर रोंगटे खड़े कर देती है।
सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह बाबा की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उन लोगों का कहना है कि वो भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वो उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और ये माना जाता है कि बाबा जसवंत सिंह ड्यूटी पर हैं। गढ़वाल राजफल्स के इस लीजेंड सिपाही को बाद में मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। जसवंत सिंह रावत के शौर्य की इस अनूठी दास्तान पर एक फिल्म भी बनी है, 72 घंटे। जसवंत सिंह रावत के नाम पर पौड़ी में रांसी स्टेडियम का नामकरण भी किया गया है। तो ये थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के शूरवीर जसवंत सिंह रावत की अनूठी कहानी, जिनकी अदम्य साहस को दुश्मन देश ने भी सैल्यूट किया, जिसकी वीरता की दास्तान भारतीय सेना के शौर्य के किस्से कहानियों का हिस्सा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जाते जाते गुजारिश उनसे जिन्होंने वीडियो तो पूरा देख लिया है लेकिन अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।